हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5। ओके, सरफेस केमिस्ट्री का। आज है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ये जिसको बोलते हैं जियोलाइट कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट या जियोलाइट कैटालिसिस क्या होता है, देखो अब समझ ही में आ रहा होगी कहानी। जियोलाइट कैटालिसिस तो प्रोसेस का नेम है, इट इज द नेम ऑफ प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट काम आता है उसे बोलते हैं अपन जियोलाइट कैटलिस्ट या शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट क्या है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। मतलब ये क्या करता है, शेप के अपनी शेप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है कुछ मॉलिक्यूल्स। समझना, अपनी जो जियोलाइट की शेप होती है, ठीक है, जियोलाइट एक्चुअल में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं। समझ रहे हो? इन होल्स के अंदर ये क्या करते हैं, इन होल के साइज के बराबर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट भी ऐसे बनेंगे जो उसी साइज में हो। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट इन्होंने बना लिया जो इनके साइज से बड़ा हो तो इसके अंदर से निकल ही नहीं पा रहा हो। फायदा क्या है फिर ऐसे प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऐसे सेलेक्ट होंगे जो इनके होल्स के बराबर हो, और प्रोडक्ट भी ऐसे ही बनेंगे जो इनके होल्स के अकॉर्डिंग, जिससे आराम से रिएक्शन हो सके। तो उनको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। समझो, those catalytic reaction which depend upon the structure of pores of catalyst। कैटलिस्ट के पास जो पोर यानी होल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड है। भाई जैसे अब सपोज करो ये कोई जियोलाइट है, इसमें इस तरीके के होल्स बने हुए हैं, जियोलाइट में इस तरीके के होल्स बने। इधर समझा देता हूँ, ये कोई जियोलाइट है, इसमें ऐसे होल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ रहा है इसे रिएक्शन करने के लिए, तो ये मॉलिक्यूल इन होल्स में जा ही नहीं सकता। जियोलाइट की आदत होती है कि जब तक होल्स के अंदर कोई चीज नहीं आ जाती रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता। ये ऐसा कैटलिस्ट होता है, इसीलिए इसको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके उनके साथ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उन्हीं को करता है जिनका शेप इनके ऊपर जो होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ना हो। अगर कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इनके ऊपर जो होल्स होते हैं इनसे बड़ा है तो भी रिएक्शन नहीं होगी, इनसे छोटा है तो भी रिएक्शन, छोटा है तो निकल जाएगा, बड़ा है तो घुसेगा ही नहीं। तो बराबर साइज का होना चाहिए तब ही रिएक्शन होगी, ठीक है। तो जियोलाइट को बोलते हैं अपन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। केमिकल कंपोजिशन जियोलाइट का क्या होता है, ऐसा क्या होता है इनके अंदर कि होल्स बन जाते हैं। समझो, जियोलाइट आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। मतलब जियोलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जियोलाइट सिलिकॉन और ऑक्सीजन से सिलिकेट यूनिट बनती है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम से सिलिकेट यूनिट बनती है। जब इस सिलिकेट यूनिट में एल्यूमिनियम भी आ जाता है तो एल्यूमिनोसिलिकेट बोलने लग जाएंगे। तो एल्यूमिनोसिलिकेट जो होते हैं उनके अंदर होल्स बन जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। जियोलाइट्स क्या है? पोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। और ये पोर्स छोटे छोटे होते हैं तो नाम हुआ माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। अब जरा समझते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। जो सभी जियोलाइट्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब इसमें आप n की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, m की वैल्यू बदल के जियोलाइट के अकॉर्डिंग, अलग अलग जियोलाइट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। m कितनी बार हो सकता है? n बार, यानी ये मेटल है कोई जो बाहर है। ये एक तरह से बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर दो यूनिट होती है। एक तो होती है एल्यूमिनो, एल्यूमिनो का मतलब है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाली यूनिट होती है AlO2। और कितनी होती है ये पता नहीं, ये डिपेंड करता है जियोलाइट टू जियोलाइट, ठीक है। X होती है। SiO2 सिलिकेट यूनिट होती है, ये Y होती है, ठीक है। और ये पूरा जो होता है, ये पूरी स्पीसीज ये Z हो सकती है, मतलब 2 3 कुछ भी, एक भी हो सकता है। और वाटर के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं कितने भी, तो M लिख दिया। तो ये सिंपल सा है। देखो, एल्यूमिनो AlO2X, सिलिकेट AlO2Y, वाटर बाहर है, एक मेटल अंदर है। देखो ये मेटल क्या करता है, चार्ज को बैलेंस करता है जो सिलिकेट पर आता है, एल्यूमिनो सिलिकेट पर आता है। अब सिलिकेट क्या होता है जरा समझ, सिलिकेट जियोलाइट नहीं है, जियोलाइट एल्यूमिनो सिलिकेट है। लेकिन सिलिकेट को समझना पड़ेगा, जब तक आप सिलिकेट नहीं समझोगे आपको जियोलाइट या एल्यूमिनो सिलिकेट नहीं समझ में आएगा। क्या होता है सिलिकेट? सिलिकेट वो यूनिट होती है जो SiO2 से मिलकर बनती है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनने वाली। देखो ऐसे, ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन, इस तरीके की यूनिट होती है। सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से, ठीक, ये होती है, ठीक है। अच्छा, अगर एल्यूमिनो सिलिकेट की बात करें तो ये होती है सम एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस सिलिकॉन एटम इन SiO2। अरे SiO2 को तो सिलिकेट बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर, ठीक है, एक मिनट, SiO2 SiO4 को बोलते हैं सिलिकॉन,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, SiO2 को तो सिलिका बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकेट होता है SiO4, इसको सही कर लेंगे, SiO4 यूनिट। अब जब हमारे पास सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस करने लगेगा तो कुछ ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, तो SiO2 रह जाएगी यूनिट। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, मेन सिलिकेट SiO4 होता है। ठीक है, नहीं हमारा ये फॉर्मूला जियोलाइट का जो सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है एक्चुअल में, तो SiO4 ना लिख करके हम SiO2 लिखेंगे। कुछ ऑक्सीजन एटम्स एल्यूमिनियम के आ जाने की वजह से कम हो जाते हैं, तो ये सिलिकेट है, मतलब सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। देखो ऐसे 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, जब सिलिकॉन को बीच बीच में एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है, 1000 सिलिकॉन के एटम्स है तो 4000 ऑक्सीजन होंगे, अरे एक के चारों तरफ 4 है तो 1000 के चारों तरफ 4000 होंगे। अब क्या होगा, कुछ एल्यूमिनियम बीच में, जैसे 100 एल्यूमिनियम के एटम आ गए, ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, सिलिकॉन को हटाएगा, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी सिर्फ 3 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है, तो एक वैलेंसी कम हो जाएगी, यानी एक एल्यूमिनियम एक ऑक्सीजन से कम जुड़ पाएगा, तो वो ऑक्सीजन एटम एक तरह से हट जाएगा, तो उसकी जगह क्या बन जाएगी, एक वैकेंसी बन जाएगी, एक कैविटी बन जाएगी, एक पोर बन जाएगा, और इसकी वजह से पोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट का जन्म होगा। ठीक है, माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको जियोलाइट बोलते हैं। तो सिलिकेट जियोलाइट नहीं है, सिलिकेट के अंदर एल्यूमिनियम आ जाता है तो एल्यूमिनियम सिलिकेट बनता है, उसको जियोलाइट कहते हैं। फॉर्मूला सामने। सो सम पोर्स जनरेटेड, सम एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस सिलिकॉन एटम्स, कुछ एल्यूमिनियम एटम सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से SiO2 यूनिट में, ठीक है, SiO2 यूनिट में, या SiO4 भी लिख सकते हो, जिससे कुछ पोर्स बन जाते हैं विथ साइजेस 260 to 760 पिकोमीटर, 260 से लगा के और 760 पिकोमीटर होता है इन होल्स का साइज। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे रिएक्टेंट जिनका साइज इसी रेंज में हुआ तो वो रिएक्शन करेंगे, जियोलाइट से प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, दीज कैविटीज जनरेटेड ड्यू टू लो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम देन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है, इसलिए बन रहे हैं। वैन वाटर मॉलिक्यूल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वाटर के मॉलिक्यूल इन होल्स में घुस जाते हैं, भर जाते हैं, तो जियोलाइट को अपन नॉर्मल जियोलाइट नहीं बोलते, फिर उसको अपन हाइड्रेटेड जियोलाइट बोलते हैं। तो व्हाट इज हाइड्रेटेड जियोलाइट? हाइड्रेटेड जियोलाइट नथिंग बट when water molecules present in these holes then zeolite is called hydrated zeolite। गर्म करोगे वाटर फिर उठ जाएगा, नॉर्मल जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और पॉइंट, ओनली दोज मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट विद जियोलाइट, केवल वो ही मॉलिक्यूल जियोलाइट से रिएक्ट कर सकते हैं विच साइज इज सिमिलर टू पोर्स ऑफ जियोलाइट, जिसका साइज, जिन मॉलिक्यूल्स का साइज जियोलाइट के अंदर जो होल्स बने हैं, ये होल्स इनके साइज से मैच करता होगा, वही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं जियोलाइट से और वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, मतलब ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन को बूस्ट कर रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, लेकिन वो शेप देखता है, शेप के बेसिस पे सेलेक्ट करता है कि सिर्फ इसी को करूंगा मैं तो कन्वर्ट, और इसी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, जैसे अब मैं एग्जाम्पल्स पे आ रहा हूँ, इसको नोट कर लो एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है एग्जाम्स में। अब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली में, एक है ZSM5, एक है हमारा परम्यूटेट और एक है हमारा एरियोनाइट। तीनों एग्जाम्पल्स अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जियोलाइट की। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, वो है परम्यूटेट। परम्यूटेट की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, वाटर को प्योर कर सकते हैं आयन एक्सचेंज मेथड से, हार्ड वाटर को अपन सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ जियोलाइट डाल देता हूं मैं। ये क्या काम करता है एक्चुअल में, इट कन्वर्ट अच्छा सॉरी, सबसे पहला एग्जाम्पल ए, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा परम्यूटेट जियोलाइट। परम्यूटेट जियोलाइट ऐसे पढ़ लेते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं फिर उसका क्या यूज। अब इसका यूज देखो, परम्यूटेट जियोलाइट क्या करता है, इट कन्वर्ट हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर का मतलब जिसमें कैल्शियम आयन हो, ऐसा समझो, ठीक है, हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसमें सोडियम आयन है, समझ गए, हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन है, सॉफ्ट वाटर में सोडियम आयन है। हमारे पास हार्ड वाटर का सैंपल है जिसमें कैल्शियम आयन है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस हार्ड वाटर के सैंपल में डाल देंगे जियोलाइट। ठीक है, ये जैसे ये हमारे पास सपोज करो वाटर है, इसमें कैल्शियम आयन है, बीच बीच कैल्शियम। अब इसमें हम क्या डालेंगे, एक ये जियोलाइट डाल देंगे, इसके अंदर होल्स हैं इस तरह से, ये जियोलाइट है परम्यूटेट। ये क्या करेगा, इस जियोलाइट के अंदर मौजूद है सोडियम आयन, अंदर इसके अंदर,
ये क्या करेगा, बाय आयन एक्सचेंज मेथड, ये और लिख देते हैं, बाय आयन एक्सचेंज मेथड। एक मेथड होता है केमिस्ट्री में आयन एक्सचेंज मेथड। ये आयन तू ले ले, वो आयन मुझे दे दे, ठीक है, काम हो जाएगा दोनों का। ये जियोलाइट है, इसके अंदर सोडियम आयन है, ठीक है, ये सोडियम आयन इस जियोलाइट से बाहर निकलेंगे, इस कैविटी से बाहर निकलेंगे, कैल्शियम आयन इस कैविटी के अंदर चले जाएंगे, सोडियम आयन पानी के अंदर आ जाएंगे, सोडियम आयन किसके अंदर आ जाएंगे, पानी के अंदर आ जाएंगे, Na+, जियोलाइट को अपन बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हार्ड वाटर था, हमने जियोलाइट डाला, उसने आयन को एक्सचेंज किया, कैल्शियम को ले लिया, बदले में सोडियम दे दिया और बदल दिया सॉफ्ट वाटर। तो ये है पहला जियोलाइट, ठीक है, परम्यूटेड जियोलाइट। सेकंड है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ZSM5 जियोलाइट। ZSM5 ये क्या काम करता है, ये एल्कोहल को एथेनॉल इट कन्वर्ट, ये क्या किसको कन्वर्ट करता है जरा समझ, शराब को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट एथेनॉल इनटू पेट्रोल। पेट्रोल बाय डिहाइड्रेशन कर देता है एथेनॉल का, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो एथेनॉल से बाहर निकाल देते हैं, हाइड्रोकार्बन बचता है। जैसे ये है CH3 CH2OH एथेनॉल, यहाँ पर लगा देते हैं ZSM5, और ये कहता है यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर निकल जाता है, OH यहाँ से H यहाँ से, और ये बनती है ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ठीक है। ये है हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन, और ये पेट्रोल का एक कंपोजिशन होता है, इस तरह पेट्रोल बना देते हैं। डिहाइड्रेशन हो गया ना, अब ये पानी के मॉलिक्यूल जियोलाइट के अंदर फंस जाते हैं, हाइड्रेटेड जियोलाइट बन जाता है, और ये हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेते हैं अपन, गर्म करके चाहो तो वाटर भी हटा सकते हैं। ZSM5 की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी शेप ऐसी कैसे रहती है, रिप्रोड्यूस हो जाएगा तो कैटलिस्ट है। तीसरा एक और होता है, इसका यूज तो नहीं है बट लिख लो, इरियोनाइट। ये भी पेट्रोकेमिस्ट्री में काम आता है, पेट्रोकेमिस्ट्री, पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड ही काम है इसका भी। तो ये थे हमारे 3 जियोलाइट्स, नोट कर लो। चलो तो अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि पूरा थ्योरेटिकल है, तो मैंने आपको लिख दिया है पहले, और वो है हमारा कोलोइड्स। देखो कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स को समझने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा, ठीक है। थॉमस ग्राहम नामक साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, थॉमस ग्राहम ने, ठीक है। कब किया था, 1861 में किया था। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया 2 हिस्सों में, यानी 2 पार्ट्स में। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उन्होंने कोलोइड की जो डेफिनेशन बताई थी वो सही नहीं थी, बट उनके एक्सपेरिमेंट के बाद ही हम उस डेफिनेशन को निकाल पाए। तो क्या है वो एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या कहा, मैटर 2 टाइप के होते हैं, कोलोइड और क्रिस्टेलॉइड। कोलोइड और क्रिस्टेलॉइड। कोलोइड जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसमें 2 चीजें हैं, कोला और आइडोस। कोला का मतलब होता है गम यानी गोंद, और आइडोस का मतलब होता है उसके जैसा, यानी कोलोइड क्या है, गोंद जैसा कोई मटेरियल होता है, वहां से ये चीज, मतलब गोंद जैसे मटेरियल को ग्रीक लोग बोलते हैं कोलोइड, और वैसा ही मटेरियल होता है ये, ठीक है। अब देखो कोलोइड क्या है, दोज सब्सटेंस विच डू नॉट डिफ्यूज, ये थॉमस ग्राहम कह रहा है ये, ठीक है। आज की जो मॉडर्न थ्योरीज है ना वो नहीं, थॉमस ग्राहम ने क्या कहा, ऐसे सब्सटेंस को कोलोइड बोलते हैं जो डिफ्यूज नहीं हो पाता एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब अपन एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर कोलोइड को डालते हैं तो वो इसके अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गम, जिलेटिन और स्टार्च, ठीक है। गम यानी गोंद के सॉल्यूशन को अगर अपन एनिमल मेम्ब्रेन पर डालेंगे तो एनिमल मेम्ब्रेन से वो डिफ्यूज नहीं होगा, जिलेटिन भी नहीं होगी, स्टार्च भी नहीं होगा, जिलेटिन स्टार्च भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक और किया, क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो डिफ्यूज हो जाते हैं आराम से एनिमल मेम्ब्रेन से, जैसे NaCl का सॉल्यूशन आप एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर डालो सारा निकल जाएगा, शुगर, यूरिया वगैरह, ठीक है। बट कुछ अब उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कोलोइड और क्रिस्टलॉइड को फिक्स कर दिया। एक बार नोट करो,
चलो तो कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड, ठीक है। तो क्रिस्टलॉइड ऐसे सब्सटेंस जो डिफ्यूज जाते हैं एनिमल मेम्ब्रेन से आराम से, NaCl, शुगर, यूरिया। लेकिन ये बातें बताई थी थॉमस ग्राहम ने। उसके बाद के कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। उन्होंने थॉमस ग्राहम से एक बात पूछी कि भैया NaCl को अगर हम पानी में डाल के देखेंगे, समझना, पानी में डाल के देखेंगे तो उसका बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, अल्कोहल में डाल के देखेंगे तो उसका बनेगा अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो अपन ने क्या किया, अपन ने मतलब थॉमस ग्राहम के बाद वाले साइंटिस्टों ने NaCl को पानी में भी डाल के देखा और NaCl को अल्कोहल में भी डाल के देखा, और दोनों सॉल्यूशंस को लिया, एक्वा सॉल्यूशन भी लिया और अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी लिया, और दोनों सॉल्यूशंस की स्टडी की, और इन दोनों सॉल्यूशंस को एनिमल मेम्ब्रेन में डाल के देखा। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राहम NaCl क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करना चाहिए था ना। NaCl तो क्रिस्टलॉइड ही होगा, चाहे इसको पानी में डालो चाहे इसको अल्कोहल में डालो, ठीक है। ये बात बताइए इसने तो। बट सरप्राइज करने वाला फैक्ट क्या था, जब पानी में डाला NaCl को, समझना, तो वो कोलॉइड बन गया, मतलब एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज, सॉरी, वो क्रिस्टलॉइड बन गया, एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो गया। और जब इसको अल्कोहल में डाला तो नहीं हुआ, मतलब कोलॉइड बन गया। बट सम अदर्स स्टडी सजेस्ट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज क्रिस्टलॉइड। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मतलब NaCl इन वाटर जो था वो तो क्रिस्टलॉइड था, और इन बेंजीन, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल भी होता है, बेंजीन में भी ले सकते हो, बेंजीन के अंदर जब NaCl को डाला तो कोलॉइड बन गया। अरे NaCl को बेंजीन में डाल करके फिल्टर करके देखा एनिमल मेम्ब्रेन से तो वो फिल्टर नहीं हो रहा, मतलब कोलॉइड, और पानी के साथ हो रहा है, मतलब क्रिस्टलॉइड। तो NaCl कोलॉइड है क्रिस्टलॉइड? बताओ थॉमस ग्राहम साहब, आप तो कह रहे थे NaCl क्रिस्टलॉइड है, फिर ये कोलॉइड कैसे बन रहा है? ऐसे एक और बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या किया, साबुन लिया, सोप लिया, क्या लिया, सोप लिया, और इसको एक बार अल्कोहल में डाला और एक बार एक्वस में डाला, मतलब पानी में डाला। तो इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है सोप का वो तो कोलॉइड था, और अल्कोहल में जो सॉल्यूशन है वो क्रिस्टलॉइड था। तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये कोई फिक्स नहीं है कि कोई सब्सटेंस कोलॉइड होगा या क्रिस्टलॉइड होगा, ठीक है, फिक्स नहीं होता। जैसे वाटर जो होता है ना, वाटर H2O जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस, ये फिक्स नहीं, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर। अगर पार्टिकल पास पास आ जाए तो सॉलिड यानी बर्फ बन जाएगी, दूर दूर हो जाए तो लिक्विड जिसको अपन पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, और गैस बन जाए तो वाटर वेपर। लेकिन तीनों ही चीज़ों में तो है तो H2O ही ना, लेकिन स्टेट अलग अलग है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। ऐसे ही चाहे NaCl हो, NaCl जो है ना वो फिक्स नहीं है कि कोलॉइड है या क्रिस्टलॉइड, ठीक है ना। NaCl के स्टेट पे डिपेंड करेगा वो कि NaCl को आपने किस सॉल्वेंट में लिया हुआ है। इन सम स्पेसिफिक कंडीशंस वी कैन ऑब्टेन कोलॉइड ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। इवन आप सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के भी कोलॉइड बना सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला, टुडेज थ्योरीज, आज की जो थ्योरीज बताती हैं, सारे एक्सपेरिमेंट जब हो गए उसके बाद जो कंक्लूजन निकला उस बेस पे मैं लाइन लिख रहा हूँ। टुडेज थ्योरी सजेस्ट, इस पर 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। टुडेज थ्योरी सजेस्ट दैट कोलॉइड इज नॉट ए फिक्स मैटर। कोलॉइड कोई फिक्स मैटर नहीं है। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं कोलॉइड, ये कोई फिक्स मैटर नहीं है, इट इज ओनली ए स्टेट ऑफ मैटर। मैटर नहीं है, ये एक मैटर की स्टेट है, ठीक है। जैसे सॉलिड वाटर सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। ऐसे NaCl कोलॉइड भी बन सकता है, NaCl क्रिस्टलॉइड भी बन सकता है, सोप कोलॉइड भी बन सकता है, सोप क्रिस्टलॉइड भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है NaCl के पार्टिकल्स के ऊपर। अगर NaCl के पार्टिकल्स बड़े हो जाते हैं तो वो कोलॉइड बन जाता है, छोटे हो जाते हैं तो क्रिस्टलॉइड बन जाता है। अब NaCl के पार्टिकल बड़े कब होंगे और छोटे कब होंगे, ये डिपेंड करता है आपने इसको किस सॉल्वेंट में डाला है। अगर आपने NaCl को पानी में डाला है तो पानी NaCl के मॉलिक्यूल में Na+ और Cl- को अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो पानी NaCl के पार्टिकल्स को छोटा कर देता है तो क्रिस्टलॉइड यानी आसानी से फिल्टर हो गए एनिमल मेम्ब्रेन। लेकिन NaCl जो होता है उसको अगर बेंजीन में डाल दें तो बेंजीन वो थिक यानी बड़ा हो जाता है, डेंस हो जाता है, बड़े बड़े पार्टिकल हो जाते हैं NaCl के, तो एनिमल मेम्ब्रेन से भी फिल्टर नहीं हो पाता, तो इसलिए वो कोलॉइड बन जाता है। क्लियर है, कहानी समझ में आई? तो कोलॉइड या क्रिस्टलॉइड स्टेट ऑफ मैटर है। एक ही सब्सटेंस एक बार में कोलॉइड भी हो सकता है और क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है। फिक्स नहीं है कि कोलॉइड NaCl कोलॉइड है, दिस इज नॉट फिक्स।
ठीक है, ये बदला जा सकता है। तो ये थ्योरी पूरी तरह सजेस्ट होगी, बट हाँ इसी की हेल्प से हम आगे बढ़ पाए, ये भी आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो टुडेज थ्योरी सजेस्ट दैट कोलोइड इज नॉट ए फिक्स मैटर, इट इज ओनली ए स्टेट ऑफ मैटर विच डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब पार्टिकल्स के साइज के बेस पे सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनको अपन होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जो मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में आपको डिस्कस किया था। जो हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोलोइड, वो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक बीच का सस्पेंशन और होता है। तो सॉल्यूशन पार्टिकल्स के बेस पे 3 टाइप के होते हैं। जिस सब्सटेंस ने सॉल्यूशन बनाया है उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं तो बोलेंगे सस्पेंशन, बहुत छोटे हैं तो बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, और इंटरमीडिएट है तो बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी अपन इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। इन तीनों सॉल्यूशंस को, इन तीनों टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं, इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को अपन समझने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको क्या बना देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, इस टेबल में अपन सबसे पहले कॉलम बनाएंगे प्रॉपर्टीज का, उसके बाद 3 कॉलम बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन का कॉलम, सस्पेंशन का और कोलाइडल सॉल्यूशन का। इससे क्या होगा, इन तीनों के बीच में अपन को डिफरेंस पता चलेगा, और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सब ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। भाई सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस तो पार्टिकल के साइज का ही होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज, ये पहला कॉलम हो गया। यहां मैं लिख देता हूं ट्रू सॉल्यूशन, फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन। यहां मैं लिख देता हूं सेकंड कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, और यहां लिख देता हूं थर्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। भाई ये सॉल्यूशन जिस मैटर से मिलकर बने हैं उस मैटर का साइज क्या है, उसके बेस पर ट्रू, कोलोइडल और सस्पेंशन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होना है हमारा साइज ऑफ पार्टिकल। तो देखो क्या है रेंज, मैं फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूं साइज ऑफ पार्टिकल्स। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज सबसे छोटा होता है, तो हम लिखेंगे लेस देन, पार्टिकल्स का साइज होता है लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी बहुत छोटे। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशंस में होता है 10⁻⁻4 से लगा के 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इस साइज के होते हैं पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उनका साइज बता रहा हूँ। सस्पेंशन बनाने वाले पार्टिकल्स होते हैं मोर देन, ये बड़े होते हैं सबसे ज्यादा, मोर देन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब तुम चाहे इसमें 1 सेंटीमीटर ले लो, 10⁻1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1, -2, -3, -4 तक के होंगे सस्पेंशन, -4 से -7 तक के कोलोइडल, और -7 से भी छोटे होंगे हमारे ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो सेकंड जो है हमारी वो है नेचर, कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इनका नेचर क्या होगा। तो नेचर से मतलब है यहां पर कि ये ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनियस। और ये दोनों हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस, ये भी हेट्रोजीनस होता है और ये भी हेट्रो।
हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नंबर ऑफ फेजेस है ना, नंबर ऑफ फेजेस वो एक से ज्यादा होंगे। तो तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ फेजेस। नंबर ऑफ फेजेस 1, एक फेज होगी सिर्फ। आपने नमक को पानी में डाला तो नमक पानी में इस तरह बिहेव करेगा कि एक ही फेज हो, पूरा एकदम डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन नमक को बेंजीन में डालोगे तो इस क्लियर पड़ा हुआ दिखाई देगा बेंजीन में, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई बेंजीन में बीच बीच में नमक है। तो दो फेज आपको दिखाई देंगे, एक तो सॉलिड फेज और एक बेंजीन की लिक्विड फेज, तो बनेगा कोलोइडल। ठीक है, मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज, और यहां पर भी मोर देन वन फेज। और यहां जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन में टू फेज होती है, मोर देन वन में टू फेज होती है। एक को डिस्पर्स फेज, एक और दूसरे को डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। इसको नोट कर लो। चलो अब अपन फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फिल्ट्रेशन किस तरह करेंगे इनका। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की मतलब क्या है? देखो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं ये कि किसी भी चीज से ये फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, फिल्टर या डिफ्यूज, फिल्टर नहीं कहते, डिफ्यूज कहेंगे। डिफ्यूज्ड फ्रॉम फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, किसी भी चीज से डिफ्यूज हो जाते हैं, चाहे एनिमल मेम्ब्रेन हो चाहे फिल्टर पेपर, किसी से भी डिफ्यूज, मतलब आराम से छन सकते हैं। पार्टिकल बहुत छोटे हैं इसलिए निकल जाते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ओनली डिफ्यूज फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होते हैं, फिल्टर पेपर से नहीं। नॉट फ्रॉम फिल्टर, इतने भी छोटे नहीं है कि फिल्टर पेपर से डिफ्यूज हो जाए। फिल्टर पेपर के होल्स का साइज इस लेवल का होता है कि उससे ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो उससे तो डिफ्यूज नहीं होंगे, बट उससे तो डिफ्यूज हो जाएंगे बट एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं होंगे। ठीक है, नॉट फ्रॉम, ओनली डिफ्यूज फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन, उल्टा लिख दिया। कोलोइडल ओनली डिफ्यूज फ्रॉम फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से डिफ्यूज हो जाएंगे, नॉट फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन। अब ठीक है, नॉट फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, नॉट डिफ्यूज, ये किसी से भी नहीं होंगे, बहुत बड़े, नॉट डिफ्यूज्ड फ्रॉम बोथ, ना तो एनिमल से ना फिल्टर पेपर से। नोट करो। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की, दिखते हैं क्या पार्टिकल्स, दिख सकते हैं क्या, इस पर डिस्कस करें। विजिबिलिटी, तो ट्रू सॉल्यूशंस छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो नॉट विजिबल, इवन नॉट विजिबल इवन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होगा। अगर हम कोलोइडल की बात करें तो विजिबल बाय माइक्रोस्कोप बट नॉट नेक्ड आई, विजिबल बाय माइक्रोस्कोप नॉट नेकेड आई। नेकेड आईज खुली आंखों से देखेंगे तो विजिबल नहीं होंगे, इतने भी बड़े नहीं है कि नेकेड आई से भी, हाँ इतने भी छोटे नहीं कि माइक्रोस्कोप भी ना देख सके, तो माइक्रोस्कोप से विजिबल होंगे। ठीक है, सस्पेंशन विजिबल बाय नेकेड आई, खुली आंखों से भी दिखेंगे, विजिबल बाय नेकेड आईज। अरे मिट्टी को पानी में डाल दो तो सस्पेंशन बनेगा, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स आराम से दिख जाएंगे। नोट करो विजिबिलिटी। ग्रेविटेशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशन इफेक्ट। देखो ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे, अगर नहीं बैठ रहे तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा,
बैठ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नॉट इफेक्ट या नेग्लिजिबल पड़ता है। ग्रेविटेशन इफेक्ट कैसे पड़ता है? नेग्लिजिबल, बहुत कम, ठीक है। नमक को पानी में डाल दिया आपने तो ऐसे थोड़ी नमक नीचे बैठ जाएगा, घुल जाएगा उसमें, पार्टिकल इतने छोटे हो जाते हैं, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ भी लगभग नेग्लिजिबल ही कह सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज हाँ थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होने लग जाए पार्टिकल। सस्पेंशन बहुत बड़े होते हैं, मिट्टी को डालो पानी में नीचे बैठेगी, बहुत बड़े पार्टिकल है। तो नॉट नेग्ली, इफ ऑब्जर्व, ऐसे लिखेंगे ऑब्जर्व इजीली, ऑब्जर्व, ग्रेविटी का इफेक्ट इजीली ऑब्जर्व होगा। नोट करें तो देखो 5-6 देख लिए अपन ने, साइज ऑफ पार्टिकल्स, नेचर, नंबर ऑफ फेजेस, फिल्ट्रेशन, विजिबिलिटी, ग्रेविटेशन। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्लियर है, पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होगा ट्रू का, कोलॉइडल का बीच रेंज बनेगी 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, सस्पेंशन 10⁻⁴ सेंटीमीटर से बड़े, यानी सबसे बड़े पार्टिकल। नेचर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, यहाँ फेजेस एक होगी, होमोजीनियस मतलब एक ही फेज है, और यहाँ दो फेजेस होंगी, यहाँ 2 होंगी, यहाँ मोर देन 1 का मतलब 2 होंगी, और यहाँ भी, यहाँ 3 भी हो सकती हैं, इसलिए मैंने मोर देन 1 लिख दिया। फिल्ट्रेशन मतलब इनको फिल्टर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ फिल्टर हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, किससे? फिल्टर पेपर से भी हो जाएंगे, एनिमल मेम्ब्रेन से भी हो जाएंगे। ये क्या होंगे? फिल्टर पेपर से तो हो जाएंगे, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं होंगे, ठीक है। और ये किसी से भी नहीं होंगे, बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं साइज में। विजिबिलिटी, ये बहुत छोटे होते हैं तो किसी से भी नहीं देखे जा सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं, और नेकेड आई से बोल जाओ, ये माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, ये विजिबल से, नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत छोटे हैं, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बहुत छोटे हैं, यहाँ पड़ेगा, सेटल हो जाते हैं, तो नीचे बैठते हुए दिखाई देंगे। अब अपन कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे 7 पॉइंट है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट, ये अपन आगे पढ़ेंगे। कोलॉइड्स का जो जब अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, तो वहां देखेंगे अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वह ब्राउनियन मूवमेंट। तो 7 हम डाल लेते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। नोट कर ही लिया आपने, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? एक एक पॉइंट को रिवाइज करेंगे अपन वापस से, उसके बाद पूरी टेबल कवर करेंगे। 7 ब्राउनियन मूवमेंट, तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें मिलता है सिर्फ ये। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे आपने जब लाइट आती है हमारे रूम्स के अंदर, तो होल हो जाता है कई बार रूम में होल, उसके अंदर से जब लाइट निकलती है तो बहुत सारे पार्टिकल्स चमकते हुए इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। उस मोशन को, जब पार्टिकल इधर उधर जिगजैग पाथ पर चलने लगे, तो उसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन की आदत है। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, ट्रू नहीं करते, नॉट ऑब्जर्व। ब्राउनियन मूवमेंट एक घटना है, कि फिनोमिना है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर की थी पोलन ग्रेन्स में, ठीक है। तो ये फिनोमिना है जो इनमें ऑब्जर्व नहीं होती, तो मैं लिख देता हूँ नॉट ऑब्जर्व। यहाँ ऑब्जर्व होती है, ऑब्जर्व, और यहाँ भी ऑब्जर्व नहीं होती। ये मतलब अजीब सी बात है कि जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं ना, उनमें भी ऑब्जर्व नहीं हो रही, जो बहुत बड़े हैं उनमें भी ऑब्जर्व नहीं हो रही, ठीक है। बीच कैसे होनी चाहिए पार्टिकल? बहुत छोटे पार्टिकल अपन को इधर उधर चलते हुए दिखाई नहीं देंगे, और बहुत बड़े तो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। अब ये जो बीच वाले रह गए ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े, ये ही अपन को ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। एक ऐसा एक इफेक्ट आता है टिंडल इफेक्ट, इसको नोट कर लो। एक आता है हमारा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? ये भी वही है, ये लाइट ऑफ स्कैटरिंग, यानी ऐसे पार्टिकल जो लाइट को इधर उधर फैला सकते हैं, फैलाते हो, स्कैटरिंग कर सकते हैं लाइट की, वो ही पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते, बड़े पार्टिकल भी लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। ये वाला फिनोमिना भी सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉट ऑब्जर्व, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, नॉट ऑब्जर्व, यहाँ ऑब्जर्व होगा और यहाँ भी ऑब्जर्व नहीं होगा, नॉट ऑब्जर्व। क्लियर? तो ये हो गया हमारे 8 पॉइंट। नोट करो, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट को देख के बताओ दोनों में सिमिलरिटी है? बिल्कुल है, एकदम सिमिलर है दोनों, ठीक है। अब ऐसे ही एक पावर है, एडजॉर्प्शन पावर होती है। देखो एडजॉर्प्शन पावर की बात करें तो वो भी ऐसी होगी, वेरी लो,
बहुत छोटे पार्टिकल्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे, सोचो, मतलब उनकी सरफेस पर आप कैसे किसी चीज को एब्जॉर्ब करा सकते हो, तो बहुत कम होती है। बहुत बड़े पार्टिकल्स होंगे तो भी वो वेरी लो होगी, सबसे ज्यादा वेरी हाई। पार्टिकल्स का साइज अगर मीडियम हुआ ना, मिडिल, तो उनका एडजॉर्प्शन रेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। बहुत छोटा है, बहुत बड़ा हुआ तो नहीं होगा, तो इसको भी नोट कर लेंगे। ओके, तो ये है हमारे 9 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये है प्रॉपर्टीज, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, नोट करो। नोट कर लिया। चलो अब अपन को क्या देखना है, नंबर ऑफ फेजेस इन, अब अपन को देखो पढ़ना कोलोइडल सॉल्यूशन, हमें ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ओनली कोलोइडल सॉल्यूशन। बट कोलोइडल सॉल्यूशन को डायरेक्ट इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है ये है क्या चीज कोलोइडल सॉल्यूशन, ये कोई मैटर है या ये स्टेट ऑफ मैटर है। ये अपन ने देख लिया कि ये स्टेट ऑफ मैटर कोई मैटर नहीं है, ग्राहम ने बताया, उसके बाद फिर कुछ साइंटिस्ट ने उसको मॉडिफाई किया था उन चीज़ों को। अब फिर अपन ने देखा कि कोलोइडल के पार्टिकल्स की सारी कहानी होती है। अगर ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं तो कोलोइड बन जाएंगे, बहुत छोटे हैं तो क्रिस्टलॉइड बन जाएंगे, बहुत ही बड़े हैं तो सस्पेंशन बन जाएंगे। पार्टिकल्स के साइज में बेस पे अपन ने कोलोइड्स को, सॉल्यूशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन। फिर हमने एक पॉइंट देखा था कोलोइडल सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ फेजेस इनमें 2 होती हैं, ये हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं। तो वो कौन कौन सी फेजेस होती हैं, इनको डिस्कस करते हैं। एक होती है डिस्पर्ज फेज और वो होती है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ कोलोइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। अभी तो हमने सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया ना 3 पार्ट्स में, इनमें हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन आया। अब उस कोलोइडल सॉल्यूशंस को भी अपन ने जब स्टडी किया तो इतने सारे कोलोइडल सॉल्यूशन आज के दुनिया में मिलते हैं कि जब बहुत सारी चीजें मिलने लग जाती है ना, कोलोइडल सॉल्यूशन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो फिर से इनको क्लासिफाई करना पड़ता है, समझ रहे हो, ठीक है। उससे पहले देखते हैं फेजेस ऑफ कोलोइड्स। फेजेस ऑफ कोलोइड्स, कितनी फेज होती है भैया कोलोइड्स के अंदर? तो दो फेज होते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनस होता है तो 2 फेज होते हैं। पहली फेज का नाम होता है 2 फेजेस, ये पहली टेबल में आ चुका है, 2 फेजेस। पहली जो फेज है इसका नाम है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज, इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखो, ठीक है। इस फेज, ये फेज वो पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको अपन कोलोइडल पार्टिकल कह रहे हैं, समझो। मतलब ऐसे वो पार्टिकल्स जिनका साइज 10⁻⁻7 से -4 की रेंज में है, तो वो डिस्पर्स फेज बनाते हैं, ठीक है। these या this we can say this phase represent like solute। जो सॉल्यूट होता है ना हमारा, उसकी तरह होती है ये। सॉल्वेंट होता है दूसरा डिस्पर्जन मीडियम, ये सॉल्यूट की तरह होती है। दिस फेज रिप्रेजेंट लाइक सॉल्यूट एंड वी said कोलोइडल पार्टिकल। इस फेज को बनाने वाले पार्टिकल क्या होते हैं? कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। एक चीज, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ऐसे नहीं कि लगातार मिलेगी, बीच बीच में मिलेगी। दिस इज डिसकंटिन्यूअस। इसका एक और नाम है, इसे इनर फेज भी बोलते हैं। दिस इज इनर फेज। एक आउटर होगी एक इनर होगी, तो ये इनर होती है, इनर फेज, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज क्या होती है? इनर फेज, डिसकंटिन्यूअस होती है, और कोलोइडल पार्टिकल बोलते हैं इस फेज को बनाने वाले पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल, ये सॉल्यूट की तरह काम करते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर। मैंने पानी के अंदर सिल्वर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पर सिल्वर डिस्पर्स फेज है या वाटर, तो आंसर होगा सिल्वर। तो सिल्वर क्या है? डिस्पर्स फेज।
सिल्वर क्या होगी, डिस्पर्स फेज, मतलब सिल्वर के पार्टिकल कंटिन्यूअस नहीं होंगे, पानी के बीच बीच में होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे, अंदर की तरफ होंगे, इनर फेज होगी। कोलोइडल पार्टिकल सिल्वर को बोलेंगे और सॉल्यूट की तरह होंगे। और बाकी वाटर क्या होगा, वो होगा सेकंड डिस्पर्जन मीडियम। पहले इसको नोट कर लो। ओके चलो सेकंड बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, चलो ये क्या चीज है, देखो ये क्या है, दिस मतलब दिस फेज रिप्रेजेंट्स और वी कैन से प्रोवाइड मीडियम फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ डिस्पर्स फेज। अरे सिल्वर को किस में डिसॉल्व करोगे, सिल्वर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है ना, तो सिल्वर को जिस चीज में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, उसे अपन बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, मतलब सॉल्वेंट की तरह। इट इज लाइक सॉल्वेंट, इट इज लाइक सॉल्वेंट एंड प्रोवाइड, सॉल्वेंट की तरह होता है, एंड प्रोवाइड मीडियम, प्रोवाइड मीडियम फॉर डिसोल्यूशन, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ डीपी, डिसोल्यूशन ऑफ डिस्पर्स फेज। अरे डिस्पर्स फेज के, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, मैं लिख देता हूँ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, सिल्वर के पार्टिकल्स को डिसोल्यूशन के लिए मीडियम प्रोवाइड कराएगा, कौन, वाटर, तो वो डिस्पर्जन मीडियम हो। तो डिस्पर्जन मीडियम ये होता है। और क्या लिखना चाहोगे, लाइक सॉल्वेंट लिख दिया, ठीक है। दिस इज डिसकंटिन्यूअस, तो ये होगी दिस इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यू मिलेगी, पानी आपको पूरे कोलोइडल सॉल्यूशन मिलेगी, सिल्वर बीच बीच में मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस। ये इनर फेज होती है या आउटर या एक्सटर्नल फेज होता है। डिस्पर्जन मीडियम कौन सी फेज बनाती है, एक्सटर्नल फेज। ओके, तो यहां पर वाटर जो होगा इस एग्जाम, वाटर डिस्पर्जन मीडियम होगा डीएम, और सिल्वर क्या है, डिस्पर्जन फेज डी। क्लियर है एकदम, नोट कर लो। डिस्पर्जन मीडियम को डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम भी बोला जाता है। चलो नोट कर लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, छोटा सा, ठीक है ना, अपन को सिर्फ याद रखना, बहुत ही इजी है। कोलोइडल सॉल्यूशन के कुछ स्पेशल नेम होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस के कुछ स्पेशल नेम होते हैं, जो कई बार एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। तो स्पेशल नेम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डीएम, डीपीडीएम समझ गया, डीपी डिस्पर्स फेज और डीएम डिस्पर्जन मीडियम। किस आप कोलोइडल पार्टिकल्स को किस फेज में डिसॉल्व कर रहे हो, वाटर में कर रहे हो, अल्कोहल में कर रहे हो, बेंजीन में कर रहे हो, ठीक है ना, किस फेज में, एयर के अंदर कर रहे हो, उस बेसिस पे कोलोइडल सॉल्यूशन के कुछ नाम होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कोलोइडल सॉल्यूशन नेम। कोलोइडल सॉल्यूशन का नेम क्या है, यहां मैं लिख देता हूं डिस्पर्स्ड मीडियम कौन सा है। तो डिस्पर्स मीडियम कौन सा है, उस बेसिस पे, अगर डिस्पर्स मीडियम मान लो वाटर है, अगर वाटर डिस्पर्स मीडियम, जैसे सिल्वर को वाटर में डाल दी, तो हम क्या बोलेंगे उस कोलोइडल सॉल्यूशन को, सिल्वर के उस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे जिसमें डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल क्या चीज है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। हाइड्रोसॉल क्या चीज है, सर ये कोलोइडल सॉल्यूशन का नेम है। कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन, किसी भी चीज का कोलोइडल सॉल्यूशन अगर वाटर में बना दिया तो वो हाइड्रोसॉल होगा। किसी भी चीज का कोलोइडल सॉल्यूशन अगर वो बना दिया एल्कोहल में, अगर डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल ले लिया जो कंटिन्यूअस है, जो एक्सटर्नल होता है, ठीक है, तो बोलेंगे एल्कोसॉल। अगर वो बना दिया बेंजीन में, डिस्पर्जन मीडियम क्या ले लिया, बेंजीन, तो बोलेंगे भैया बेंजोसॉल। और अगर वो बना दिया अपने एयर में, हवा में, वायु में, तो बोलेंगे एरोसॉल। सर बहुत सिंपल है। तो ये कुछ कोलोइडल सॉल्यूशंस के नेम होते हैं, ठीक है। अगर आप डिस्पर्जन मीडियम वाटर लेते हो तो हाइड्रोसॉल। सिल्वर का वाटर में कोलोइडल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, हाइड्रोसॉल ऑफ सिल्वर। गोल्ड का अल्कोहल में सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल।
NaCl का पानी में, वाटर में सॉल्यूशन हाइड्रोसोल, NaCl का बेंजीन में बेंजोसोल, एयर के अंदर जो बनेगा वो एरोसोल। नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो अब अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक, और वो है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन। अब आप सोच रहे हो सर ये भी तो क्लासिफिकेशन ही है। देखो ये कोलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन नहीं है। कोलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करते वक्त हमें डिस्पर्स फेज को यूज लेना पड़ता है। ये सिर्फ एक स्पेशल नेम है कोलोइडल सॉल्यूशंस के, जो डिस्पर्जन मीडियम पर डिपेंड कर रहे हैं। अब अपन को ये देखना है कि कोलोइडल सॉल्यूशंस का क्लासिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। 3 बेस बताऊंगा मैं तुम्हें। कोलोइडल सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करने के 3 बेस हैं। किसी भी चीज को क्लासिफाई करना हो तो बेस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 3 बेस हैं जिस पर हम कहते हैं ना, इस चीज को आधार बनाकर इसको क्लासिफाई किया। स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो तो ऐसे ही आके बैठ जाएंगे किसी भी क्लास में, हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा। बेस क्या होगा? लेवल ऑफ स्टडी, ठीक है ना। एजुकेशन का लेवल क्या है? अगर छोटा लेवल है मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का लेवल है। स्टैंडर्ड, हाई फाई, 11th 12th लेवल के हिसाब से बांटा हुआ है स्कूल में क्लासेस को। ऐसे ही यहाँ जो बेस है कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के, वो 3 अलग अलग हैं। जैसे पहला मैं आपको बताता हूँ, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स का फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है ना। तो इस बेस पे कोलोइडल सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक को हटा देते हैं अपन, कल बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा क्यों। तो 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन हम उस बेस पे पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। सेकंड बेस क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डीपी एंड डीएम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा, उस बेस पे हम 2 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन और लायोफिबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। लायोफोबिक और लायोफिलिक, क्लियर है। और एक होगा हमारा साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज होगा उसके बेस पे, अगर बड़ा साइज है तो हम बोलेंगे सब मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड, ठीक है, ठीक है। छोटा साइज है, ठीक है, तो हम दूसरा बोलेंगे, ठीक है, एसोसिएटेड कोलोइड्स। तो वो सब पढ़ेंगे। 3 बेस पढ़ेंगे अपन कोलोइडल पार्टिकल्स के को क्लासिफाई करने के 3 बेस। तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम देखेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बन गए भाई, सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन का। सेकंड, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनको बनाते कैसे हैं। थर्ड, बन गए तो बनते वक्त कोलोइडल सॉल्यूशन में कुछ इंप्योरिटीज भी तो आ जाएंगी। अरे जब तुम कोई चीज़ बनाते हो तो इंप्योरिटीज भी तो आ जाती हैं, उसमें नेचुरल सी बात है। तो उसके बाद तीसरी चीज़, इंप्योरिटीज को हटाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन में इंप्योरिटीज कैसे हटाते हैं, यानी प्योरिफिकेशन मेथड्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे साहब जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिया, जो प्योर कर लिया, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वो सब देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, हार्डी-सूल्ज़र लॉ, गोल्ड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। और एट लास्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। और एक स्पेशल टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है इमल्सन, उसको देखेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।